तो चलिए आज का नया टॉपिक है हमारा अध्याय 6। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 6 छंद के बारे में। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे छंद। हिंदी में छंद। छंद का दूसरा नाम पिंगल भी है। ठीक है, इसके प्रेरणक पिंगल ऋषि थे। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, गद्य का नियामक व्याकरण, पद का नियामक छंद शास्त्र। ठीक है, अब बात करें, एक क्वेश्चन आपका यहाँ बन जाता है, छंद का दूसरा नाम क्या है? पिंगल। इसके प्रेरणक कौन थे छंद के? तो पिंगल ऋषि। ठीक है, छंद का उल्लेख कहाँ मिलता है सर्वप्रथम? तो ऋग्वेद में। ठीक है, गद्य का नियामक व्याकरण, पद का नियामक छंद शास्त्र। ठीक है, अब बात करें छंद के भाग। तो छंद के कितने भाग होते हैं आपके? 7। कौन कौन से? पहला है आपका चरण, पद, पाद। ठीक है, दूसरा वर्ण और मात्रा, तीसरा संख्या और क्रम, चौथा गण, पांचवा गति, छठा यति विराम और सातवां है आपका तुक। ठीक है, ये आपके छंद के भाग होते हैं। कितने? 7 भाग होते हैं। ठीक है, आगे चलें। अब बात करें पहला चरण। अगर बात करें चरण की, तो चरण 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2। पहला समचरण, दूसरा विषम चरण। ठीक है, प्रथम और तृतीय चरण को विषम चरण कहते हैं, यानी कि पहला चरण और तृतीय चरण को विषम चरण कहते हैं। ठीक है, द्वितीय व चतुर्थ चरण को समचरण कहते हैं। ठीक है, तो ये आपके चरण हो गए। प्रथम और तृतीय चरण को कहते हैं विषम चरण, द्वितीय और चतुर्थ चरण को कहते हैं समचरण। अब बात करें वर्ण और मात्रा के अनुसार, तो एक स्वर वाली ध्वनि को वर्ण कहते हैं, यानी कि जो एक स्वर की है उसे क्या कहते हैं? वर्ण। दीर्घ स्वर या ह्रस्व स्वर, ठीक है, कोई सा भी हो, दीर्घ स्वर या ह्रस्व स्वर। अब वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? अगर बात करें तो वर्ण कितने प्रकार के होते हैं हमारे? 2 प्रकार के। कौन कौन से? पहला ह्रस्व स्वर वाले वर्ण, ह्रस्व वर्ण लघु वर्ण, जैसे ए, ई, उ, ऋषि, कै, की, कु। ठीक है, ये क्या है? हमारे वर्ण है। ठीक है, अब दीर्घ वर्ण की बात करें, दीर्घ स्वर वाले वर्ण, तो दीर्घ वर्ण गुरु वर्ण, जैसे आ, ई, उ, ए, औ, का, की, कु, के, को। ठीक है, ये क्या हमारे दीर्घ स्वर वाले वर्ण। ठीक है, अब आगे बात करें मात्रा। किसी वर्ण या ध्वनि के उच्चारण काल को क्या कहते हैं? मात्रा। किसी वर्ण या ध्वनि के उच्चारण काल को क्या कहते हैं? मात्रा। ठीक है, ह्रस्व वर्ण के उच्चारण में, ह्रस्व स्वर्ण वर्ण के उच्चारण में जो समय लगता है उसे एक मात्रा कहते हैं। ठीक है, अब दीर्घ वर्ण के उच्चारण में जो समय लगता है उसे 2 मात्रा माना जाता है। ठीक है, अब मात्रा कितने प्रकार की होती है? मात्रा होती है आपकी 2 प्रकार की। पहला ह्रस्व ए, ई, उ, ऋ। ठीक है, दूसरा दीर्घ आ, ई, उ, ए, औ। ठीक है, तो मात्रा कितने प्रकार की होगी आपकी? 2 प्रकार की। अब बात करें संख्या और क्रम के बारे में। संख्या और क्रम के बारे में। संख्या वर्णों और मात्राओं की गणना। संख्या क्या होती है? वर्णों और मात्राओं की गणना। क्रम लघु गुरु के स्थान निर्धारण करना। ठीक है, वर्णिक छंदों के सभी चरण और क्रम दोनों समान होते हैं। वर्णिक छंदों के सभी चरण और क्रम दोनों समान होते हैं। मात्रिक छंद के सभी चरण में संख्या, मात्रा की संख्या तो समान होती है, लेकिन क्रम समान नहीं होते हैं। ठीक है, यह हो गया आपका संख्या और क्रम। अब बात करें गण या समूह की। गण या समूह। गण केवल वर्णिक छंदों पर लागू होता है। गणों में 3 वर्ण होते हैं। गणों की संख्या कितनी होती है आपकी? 8।
यगड़, मगड़, तगड़, रगड़, जगड़, भगड़, नगड़, सकड़। ठीक है, ये क्या है आपके गण। गण केवल कितने कौन से होते हैं? वर्णिक छंदों पर लागू होते हैं। गणों में 3 वर्ण होते हैं। ठीक है, गणों की संख्या कितनी होती है आपकी? 8। अब बात करें गति की। छंद के पढ़ने के प्रवाह या लय को क्या कहते हैं? गति। छंद के पढ़ने के प्रवाह या लय को क्या कहते हैं? गति। मात्रिक छंदों में गति का महत्व अधिक होता है, यानी कि जो मात्रिक छंद होते हैं उनमें गति का महत्व अधिक होता है। वर्णिक छंदों में गति का महत्व कम होता है। ठीक है, वर्णिक छंदों में गति का महत्व कम होता है। वर्णिक छंदों में लघु गुरु का स्थान निश्चित रहता है। ठीक है, वर्णिक छंदों में लघु गुरु का स्थान निश्चित रहता है। यांत्रिक छंदों में लघु गुरु का स्थान निश्चित नहीं रहता, यानी कि वर्णिक छंदों में तो निश्चित रहता है, लेकिन यांत्रिक छंदों में लघु गुरु का स्थान निश्चित नहीं रहता है। अब बात करें यति विराम की। छंद में वर्ण या मात्रा पर सांस लेने के लिए रुकना पड़ता है। इसी रुकने के स्थान को यदि या विराम कहते हैं। ठीक है, छंद में वर्ण या मात्रा पर सांस लेने के लिए रुकना पड़ता है। इसी रुकने के स्थान को यदि या विराम कहते हैं। ठीक है, आगे छोटे छंदों में साधारणतया यति चरण के अंत में, बड़े छंदों में एक ही चरण में एक से अधिक विराम होते हैं। ठीक है, छोटे छंदों में साधारणतः यति चरण के अंत में, बड़े छंदों में एक ही चरण से अधिक विराम होते हैं। ठीक है, बात करें तुक की। छंद के चरणांत की अक्षर मैत्री को तुक कहते हैं। ठीक है, छंद के चरणांत की अक्षर मैत्री को तुक कहते हैं। समान स्वर व्यंजन की स्थापना, यानी कि समान स्वर व्यंजन की स्थापना। अंत में तुक हो उसे तुकांत छंद कहते हैं। अंत में तुक न हो तो उसे एकांत छंद कहते हैं। ठीक है, जिसमें अंत में तुक हो उसे तुकांत छंद, जिसमें अंत में तुक न हो उसे अतुकांत छंद कहते हैं। छंद के भेद वर्ण व मात्रा के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। छंद के भेद कितने होते हैं आपके? 3 प्रकार के। कौन कौन से? वर्णिक छंद या व्रत। जिस छंद के सभी चरणों में वर्णों की संख्या समान हो, ठीक है, वो क्या होगा? वर्णिक छंद। जैसे सम साधारण 26 वर्ण तक, दंडक 26 वर्ण से अधिक। ठीक है, तो क्या हो गया आपका? वो वर्णिक छंद। ठीक है, अब बात करें मात्रिक छंद की या जीत। जिस छंद के सभी चरणों में मात्राओं की संख्या समान हो। ठीक है, समचरण समसाधारण 32 मात्रा तक, दंडक 32 मात्रा से अधिक। ठीक है, तो हो गया मात्रिक छंद। मुक्त छंद, जिस छंद में वर्णिक या मात्रिक प्रतिबंध न हो, यानी कि मात्राओं का कोई प्रतिबंध न हो, तो क्या हो जाएगा? वो मुक्त छंद। बात करें मात्रिक छंद, समातांत्रिक छंद। ठीक है, चौपाई सभी 16 मात्रा होती हैं चौपाई में। रोला सभी 24 मात्रा होती हैं। वीर या आला में 31 मात्रा होती हैं। तो क्या हो गया आपका? ये मात्रिक छंद। अर्धसम मात्रिक छंद, बरवे विषम चरण में 12 मात्रा, समचरण में 7 मात्रा, दोहा विषम चरण में 13 मात्रा, समचरण में 11 मात्रा, सोटा विषम चरण में 11 मात्रा, समचरण में 13 मात्रा। ठीक है, सोटा में। उल्लास में विषम चरण में 15 मात्रा, समचरण में 13 मात्रा, विषम मात्रिक छंद। कुंडलियाँ दोहा प्लस रोला। ठीक है, विषम मात्रिक छंद में दोहा प्लस रोला। छप्पे में रोला प्लस उल्लास। ठीक है, ये आपका आज का अध्याय था छंद। ठीक है, ये पूरा हो चुका है। तो अभी आपका मोस्ट चल रहा है। अगर आप इसको पूरा टॉपिक वाइज पढ़ेंगे बाद में तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। इसको आप देख लीजिए और उसको नोट कर लीजिए। धन्यवाद।